बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर फर्स्ट ईयर की न्यू बुक से एक छोटे से टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 10 से एडाप्टेशन ऑफ प्लांट्स टू लो एंड हाई टेम्परेचर। यानी आसान लफ्ज़ों में, जब प्लांट्स को हाई या लो टेम्परेचर का स्ट्रेस होता है तो प्लांट अपने आप को किस तरह से अडाप्ट करता है, इसके ऊपर आज हम थोड़ी सी डिस्कस करने लगे हैं। पहले हम देख लेते हैं, जब टेम्परेचर हाई होता है तो उससे प्लांट को नुकसान क्या होता है और प्लांट उस कंडीशन को किस तरह से कोप करता है। अच्छा देखें, जब भी टेम्परेचर हाई होता है तो उससे प्लांट को नुकसान ये होता है कि प्लांट की बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे डी नेचर हो जाते हैं। डी नेचर से मुराद क्या है, वो सारे के सारे इनएक्टिवेट हो जाते हैं। और आपको पता है कि प्लांट की बॉडी के अंदर जब एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है और प्लांट की बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और अल्टीमेटली जो प्लांट है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो यानी कि एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए नॉर्मल टेम्परेचर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके अलावा जब भी टेम्परेचर हाई होगा तो प्लांट क्या करेगा, टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। और मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब भी प्लांट टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है तो वो ट्रांसपायरेशन करता है। ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है कि एक्सेसिव वाटर को जो है वो अपनी बॉडी से निकालना शुरू करता है ताकि उसकी बॉडी जो है वो कूल हो, क्योंकि ट्रांसपायरेशन इज कूलिंग प्रोसेस। तो ये कहता है कि ऐसा ना हो कि हम ट्रांसपायरेशन से बॉडी से इतना पानी निकाल दें कि प्लांट की बॉडी डिहाइड्रेट हो जाए, उसकी डेथ हो जाए। तो अब हमने कुछ अल्टरनेट ढूंढना है। ये तो हो गया कि हाई टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो ये होता है कि एंजाइम्स वगैरह डी नेचर हो जाते हैं और जो रेट है ट्रांसपायरेशन का वो इंक्रीज हो जाता है। नतीजे में प्लांट की बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी टेम्परेचर हाई होगा तो प्लांट के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे डी नेचर हो जाएंगे और उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो टोटली क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, प्लांट क्या करता है कि इस कंडीशन को कोप करने के लिए ट्रांसपायरेशन के रेट को इंक्रीज कर देता है। अच्छा, जब ये ट्रांसपायरेशन के रेट को इंक्रीज कर देता है तो ट्रांसपायरेशन भी मैंने कहा था एक हद होती है। उस हद से जब ये एक्सीड करेगा तो इसकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगी और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। अब एक ऐसी स्टेज आ गई है, ये ज़्यादा ट्रांसपायरेशन भी नहीं कर सकता, अगर करेगा तो डिहाइड्रेट हो जाएगा और टेम्परेचर भी ज़्यादा है। तो प्लांट क्या करते हैं, एक किस्म की स्पेशल प्रोटीन बनाते हैं जिसका नाम है हीट शॉक प्रोटीन। अब ये हीट शॉक प्रोटीन क्या करती है, ये हीट शॉक प्रोटीन जो प्लांट की बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद हैं, ये अब मान लो कि ये एक एंजाइम से ये दूसरा एंजाइम है, हमारे पास दो एंजाइम है। अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें से एक एंजाइम वो है जिसके ऊपर ये कवरिंग है और दूसरा एंजाइम ये है जिसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। अब इसके ऊपर भी टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है और इसके ऊपर भी टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है, तो ज़्यादा इफेक्ट किसके ऊपर होगा? अंडरस्टूड बात है कि इस वाले एंजाइम के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कवरिंग है, पहले टेम्परेचर इसको क्रॉस करेगा फिर एंजाइम तक पहुंचेगा, तब तक टेम्परेचर की लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो प्लांट क्या करते हैं, बेचारे हीट शॉक प्रोटीन बनाते हैं और ये हीट शॉक प्रोटीन क्या करती हैं, इन एंजाइम्स के ऊपर इस तरह से चादर बिछा देती हैं, इस तरह से कवरिंग बिछा देती हैं। तो जो लाइट की ड्यूरेशन होती है, जो इंटेंसिटी होती है, वो उसके ऊपर थोड़ी सी कम पड़ती है। तो इस तरह से जो एंजाइम्स हैं वो प्रिवेंट हो जाते हैं हाई टेम्परेचर से। तो यही बात लिखी हुई है कि प्लांट also increase the synthesis of a special protein called as heat shock protein। वो एक स्पेशल प्रोटीन बनाते हैं जिसका नाम हीट शॉक प्रोटीन है, जो कि एंजाइम्स को प्रिवेंट करती है और जो मेटाबॉलिक प्रोटीन्स होती हैं उनको प्रिवेंट करती है डी नेचर होने से। क्योंकि जब भी टेम्परेचर हाई होता है तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होने लग जाता है और हमारे जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन के बने हुए होते हैं, तो एंजाइम्स डी नेचर होना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हाई टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो भी आपको समझ आ गया होगा और इसको ये ओवरकम कैसे करते हैं वो भी आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, बच्चे कहते हैं कि सर ट्रांसपायरेशन का होना ये तो अच्छी बात है क्योंकि टेम्परेचर हाई है तो प्लांट की बॉडी जो है वो कूल हो रही है। हाँ भाई, अच्छी बात है, लेकिन ओवर ट्रांसपायरेशन नहीं होनी चाहिए। जब ओवर ट्रांसपायरेशन हो जाएगी तो प्लांट की बॉडी सारी डिहाइड्रेट हो जाएगी। जिस तरह से अगर आपको गर्मी लगती है तो आपकी बॉडी से परस्पायरेशन होती है, स्वेटिंग होती है। तो जब स्वेटिंग होती है तो उसकी भी एक अमाउंट होती है और उस स्वेटिंग को हम ओवरकम करते हैं, हम पानी पी लेते हैं या फिर ORS ले लेते हैं, लेकिन इसके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। तो ज़्यादा डिहाइड्रेशन भी इसके लिए अच्छी नहीं होती, इससे बॉडी की जो प्लांट की जो बॉडी है उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, फिर हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, फिर हम बढ़ते हैं लो टेम्परेचर की तरफ कि जब टेम्परेचर क्या हो, लो हो। पहले हम देख लेते हैं जब टेम्परेचर लो होगा तो प्लांट की बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। भाई देखें, ये हमारे पास प्लांट का सेल है और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये उसका न्यूक्लियस है, ये ऑर्गेनिल वर्गेनिल है, साइटोप्लाज्म, इस तरह से बाकी इसका सारा कुछ स्ट्रक्चर है।
अब आपको पता है कि प्लांट जो है वो एक दूसरे सेल से क्या करता रहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता रहता है। कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें जाती हैं, या फिर जो प्लांट के टिश्यूज़ होते हैं उनमें भी कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, या टिश्यूज से कुछ चीज़ें ये ले लेते हैं। इनके अंदर ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला सिस्टम जो है वो चलता रहता है। आपको पता है कि प्लांट के अंदर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है, ये सब किसकी मेहरबानी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, सिलेक्टिव परमिएबल होती है, यानी खास चीज़ों को आने की इजाज़त देती है और ख़ास चीज़ों को जाने की इजाज़त देती है। ऐसा नहीं होता कि जो भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से आ जाए अंदर और जो भी अपनी चीज़ मर्ज़ी से चली जाए बाहर, ऐसा नहीं होता। ये सिलेक्टिव परमिएबल होती है। स्पेशल मॉलिक्यूल जो है वो एंट्री लेते हैं और स्पेशल मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिट किए जाते हैं। तो ये कहता है कि जो मॉलिक्यूल की इन एंड आउट मूवमेंट हो रही है, ये हो रही है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर है ना, ये होती है लिक्विडिफाई, यानी कि ये लिक्विड नेचर की होती है, सॉलिडिफाई नहीं होती, सॉलिड फॉर्म के अंदर नहीं होती। अगर ये सॉलिड फॉर्म के अंदर होती तो ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से नहीं होती, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कभी भी नहीं होती। तो इसकी नेचर लिक्विड वाली होती है, लिक्विड नेचर की होती है। हमने पढ़ा था ना कि इसके अंदर जो लिपिड के मॉलिक्यूल हैं वो लाइक का समंदर है, सी की तरह है। तो इसके अंदर जो समंदर है वो लिपिड है। तो पानी की जो मूवमेंट होती है या किसी भी मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट हो रही होती है तो इस लिक्विड मीडियम से आसानी से हो जाती है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको मैं लिक्विडफाई से क्या बना दूं, इसको मैं सॉलिडिफाई बना दूं, कि यहाँ पे कुछ सॉलिड जो है इस तरह से क्रिस्टल्स बन जाएं, आइस क्रिस्टल्स बन जाएं, बर्फ के इस तरह से कुछ यहाँ पे टुकड़े आ जाएं ड्यू टू लो टेम्परेचर। तो क्या होगा, इस सेल की जो इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट है वो रुक जाएगी। इसकी जो परमिएबिलिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और इसकी वजह से ये सेल क्या करेगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, नतीजे में इसकी डेथ हो जाएगी, है ना। ऐसे ही होगा। तो जब लो टेम्परेचर होता है तो प्लांट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब भाई इन क्रिस्टल्स बनने को हमने रोकना है, तो रोकने के लिए आप लोगों को पता है कि हम लाएंगे इनके दुश्मन को, जो कि आइस क्रिस्टल नहीं बनने देंगे। इनके दुश्मन को कहा जाता है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। मैंने जब आप लोगों को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़वाया था, जो कि मैं पढ़वा भी चुका हूँ, अपलोड भी कर चुका हूँ, तो उस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो लिपिड होता है उसकी एक क्लास थी जिसका नाम एसाइल ग्लाइसरोल था, या ट्राइग्लाइसराइड था, या ट्राइसाइल ग्लाइसरोल था। उसके अंदर हमने दो किस्मों के फैटी एसिड पढ़े थे, एक सैचुरेटेड, दूसरे अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होते हैं इनकी नेचर फैट की होती है, ठीक है, सॉलिड नेचर होती है। जो अनसैचुरेटेड होते हैं इनकी नेचर होती है लिक्विड की, ऑयल फॉर्म के अंदर होते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं, जब भी टेम्परेचर देखते हैं लो हो रहा है तो अनसैचुरेटेड को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, ऑयल के अमाउंट को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसकी नेचर लिक्विड की होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। तो इनकी अमाउंट को जब बढ़ा देते हैं तो इसके ऊपर ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या करते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आइस क्रिस्टल बनने नहीं देते। तो लिहाजा इसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो मेंटेन होती है, इसकी जो फ्लूइडिटी वाली नेचर है, इसकी जो लिक्विड वाली नेचर है वो क्या होती है, बरकरार होती है। अगर ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं बनाएंगे ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आइस क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे, और जब आइस क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे तो इसका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक जाएगी, नतीजे में ये सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो लिखा हुआ है कि जब लो टेम्परेचर होता है तो लिपिड मेम्ब्रेन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी जो है फ्लूइडिटी वाली, यानी जो लिक्विड नेचर वाली है, वो लॉस कर देती है। क्यों? क्योंकि वहां पे बन जाते हैं आइस क्रिस्टल्स लो टेम्परेचर की वजह से, जो कि सोल्यूट के ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। और आपको पता है कि बगैर ट्रांसपोर्टेशन के कोई भी सेल सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि सेल काम की चीजें ले रहा होता है और कचरे को बाहर निकाल रहा होता है। अच्छा भाई, प्लांट इस कंडीशन को अब कैसे कोप करेगा, तो प्लांट बनाते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मैंने आपको बताया कि ये लिक्विड नेचर के होते हैं, ऑयल नेचर के होते हैं। तो ये कभी भी पानी के जो है वाटर्स को, मॉलिक्यूल्स को कभी भी सॉलिड फॉर्म में आने नहीं देते, विच प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आइस क्रिस्टल बनाने नहीं देंगे। अब ये तो किस्सा था किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब हम जब सेल के साइटोप्लाज्म की बात करें तो आपको पता है कि साइटोप्लाज्म मूवमेंट करता रहता है, इसकी मूवमेंट को कहा जाता है साइक्लोसिस। आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़वाया भी है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर। ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट होती है इसको साइक्लोसिस कहा जाता है। साइटोप्लाज्म एक जगह पे रुका हुआ नहीं होता, मूव कर रहा होता है। इसके भी काफी रीजन होते हैं, मैं बता चुका हूं। तो साइक्लोसिस हो रही होती है, ये साइटोप्लाज्म मूव कर रहा होता है। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर आइस क्रिस्टल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नहीं बन रहे तो क्या वो साइटोप्लाज्म में आइस क्रिस्टल नहीं बन सकते? भाई बन सकते हैं। तो जब साइटोप्लाज्म में आइस क्रिस्टल बनेंगे तो साइक्लोसिस क्या होगी, अफेक्टेड होगी। तो साइटोप्लाज्म में आइस क्रिस्टल ना बनने के लिए प्लांट क्या करते हैं, जो हमने मोनोसेक्राइड पढ़ा था ना, फ्रक्टोज, आपको याद हो, ग्लूकोस,
फ्रक्टोस, गैलेक्टोस, ये 3 हमने बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो मोनोसेक्राइड पढ़े थे। तो प्लांट क्या करते हैं, फ्रक्टोस के बहुत सारे यूनिट को मिलाना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे फ्रक्टोस के पॉलीमर को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं। फ्रक्टोस के पॉलीमर्स को कहा जाता है फ्रक्टेन्स। फ्रक्टोस एक मोनोसेक्राइड है, इसको बार बार मिला के इस तरह से एक बड़ा पॉलीमर बनाते हैं जिसे फ्रक्टेन्स कहा जाता है। इस फ्रक्टेन की केमिकल कंपोजिशन ऐसी होती है कि ये कभी भी साइटोप्लाज्म के अंदर आइस क्रिस्टल बनने नहीं देता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनाते हैं, साइटोप्लाज्म के लिए क्या करते हैं, फ्रक्टेन्स बनाते हैं। इनसाइड सेल प्रोड्यूस डिफरेंट पॉलीमर्स ऑफ फ्रक्टोस, फ्रक्टोस के पॉलीमर बनाता है बहुत सारे यूनिट मिला के जिसे फ्रक्टेन्स कहा जाता है, जो कि साइटोसोल के अंदर, ये जो साइटोप्लाज्म की जो सॉल्यूशन है इसे साइटोसोल कहा जाता है, और जो मूवमेंट है इसे साइक्लोसिस कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है वो आइस क्रिस्टल बनने नहीं देते। अच्छा, अगर आइस क्रिस्टल बनने भी होते हैं ना तो वो ये कहाँ पे बनाते हैं, सेल वाल में बनाते हैं। अब आपको बताया कि प्लांट की अगर ये सेल वाल है तो प्लांट की सेल वाल तो नॉन लिविंग है, भले यहाँ पे आइस क्रिस्टल बनते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन अगर कोई चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जब सेल वाल को क्रॉस करेगी तो वो कैसे करेगी। तो याद करें, जब मैंने आपको सेल वाल पढ़ाई थी तो मैंने क्या कहा था कि प्लांट के अंदर कुछ इस तरह से गैप होते हैं, आप में से किसी को याद है, इन गैप्स को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, इन गैप से जो है वो चीजें मूव करती रहती हैं। बाकी भले सेल वाल के ऊपर आइस क्रिस्टल बनते रहे, ये वैसे नॉन लिविंग होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर का जो है वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर शॉर्ट नोट लिखना होगा तो आप आसानी के साथ लिख सकते हो, आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें, जहां प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।